नमस्कार। आप देख रहे हैं खासखबर.com। मैं हूं गिरिराज अग्रवाल। जिसका हमें था इंतज़ार, जिसके लिए था दिल बेकरार, वो घड़ी अब आ चुकी है। जी हाँ, ईवीएम खुल चुकी हैं, यानी प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा खुल चुका है। अब इस पिटारे में से कब क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं, इसके रुझान आने शुरू हो गए हैं। कौन राजा बन रहा है, कौन रंक बन रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, किसका आत्मविश्वास बढ़ रहा है और किसका आत्मविश्वास डोल रहा है, इस सब के नतीजे अभी सामने आ रहे हैं, रुझान आने शुरू हो गए हैं। और हाँ, शुरुआती रुझानों में हम बता दें कि शुरुआती रुझानों में राजस्थान में भाजपा आगे चल रही है और कांग्रेस पिछड़ती हुई नज़र आ रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला यह है कि निर्दलियों की संख्या भी, जो अन्य लोग हैं, निर्दलियों से मेरा मतलब अन्य लोग हैं, वो काफ़ी संख्या में ठीक आ रहे हैं। करीब 20-21 सीटों पर आगे चल रहे हैं। जैसा कि हम अनुमान लगा रहे थे पहले के निर्दलियों की संख्या 20 से 25 के बीच रह सकती है। तो इस सारे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर संजय शर्मा। शर्मा जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो शर्मा जी, जो चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इस नतीजों को देख करके, रुझानों को देख करके आपको क्या लगता है, क्या मोदी मैजिक राजस्थान में चल रहा है? देखिए, मुझे रुझान देख के जो अनुमान लग रहा है वो ये है कि बीजेपी सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनने की तरफ बढ़ रही है। और लेकिन जो और जैसे बीएसपी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है और आरएलडी है, इस तरह से जो लीड आ रही हैं और इंडिपेंडेंट हैं, ये अभी भी इस सारी लड़ाई को काफ़ी क्लोज बना रहे हैं। और क्लोज इसलिए बना रहे हैं कि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि बीजेपी की रणनीति जो उन्होंने बनाई है, मैं अभी भी मानता हूँ उनको वो परिणाम नहीं आए जो होने चाहिए थे। उसकी कमी शायद वही लग रही है कि उन्होंने जो लीडरशिप के मामले में जो एक वैक्यूम रखा, एक जो खाली रखा, और अगर लीडर साफ साफ बीजेपी के साथ सामने होता चेहरा, जो कि वो नहीं कर पाए, और जो जिसे वसुंधरा जी के रूप में मान रहे थे लोग, लेकिन वो बदलाव करना चाहते थे, वो लीडरशिप की कमी की वजह से आज भी बीजेपी को थोड़ी अनसर्टेनिटी फेस करनी पड़ रही, नहीं तो वो आगे साफ साफ नज़र आती है। अब आप इसको मोदी मैजिक कहें या बीजेपी का प्रबंधन कहें, क्योंकि मोदी जी का तो जो है, मतलब ये पूरा चुनाव जो लड़ा गया है, आप देख सकते हैं कि वो लोकसभा की तैयारी की तरह से लड़ा गया। आप केंद्र के लाभार्थियों की बात यहाँ हो रही थी, तो निश्चित तौर पे मोदी जी ने ही उसको थामे रखा है, जो बीजेपी की कैंपेन को। शर्मा जी, एक और बात के, चुनाव से पहले तक या जब तक टिकट वितरण नहीं हुए तो उससे पहले तक तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मान के चल रहे थे कि जब तक वसुंधरा राजे को बीजेपी आगे नहीं लाएगी, पूर्व सीएम को, तब तक वो नुकसान उठा सकती है। लेकिन जिस तरीके के रुझान आ रहे हैं चुनाव नतीजों के, उससे क्या लगता है कि अब वसुंधरा राजे वाकई में हाशिए पे पहुंच गई हैं? देखिए, अभी भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी 4-5 राउंड तक की बातें आ रही हैं। और वो 4-5 राउंड में अगर मान लो ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं आती, हो सकता है 100 से नीचे मान लो बीजेपी और कांग्रेस दोनों रह जाती हैं, तो उस हालत में वसुंधरा राजे के अलावा कोई विकल्प बीजेपी के पास नहीं होगा। लेकिन अगर वो 110-15 से ऊपर चले जाएगी, तब उन्हें शायद वसुंधरा राजे की चीफ मिनिस्टर के रूप में ज़रूरत ना हो। लेकिन आप मान के चलिए कि वसुंधरा राजे आसानी से मानने वाली नहीं है। 110-15 में जो ज़्यादा संख्या एमएलएज की है, जितने टिकट मिले और उनमें से जीतने की संभावना है, वो वसुंधरा राजे कैंप की हैं, तो वो अभी भी बड़ी रेलेवेंट है। अभी जो हमें इनिशियल ट्रेंड दिख रहे थे 4-5 राउंड पे, हालांकि राउंड तो 20 तक होंगे, तो उसमें हमें जो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी थे डॉक्टर सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौर, ये दोनों पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उस हालत में आप वसुंधरा जी को बिल्कुल बाहर नहीं कर सकते, वो अभी भी सीन में। लेकिन अगर वो नेता के रूप में होती तो आप मान सकते हैं कि बीजेपी के लिए कुछ आसान हो सकता था। अच्छा, कांग्रेस ने 7 गारंटियों पर चुनाव लड़ा है और मुख्यमंत्री जी ने इसको मुख्य मुद्दा भी रखा है। और बल्कि ये कहें कि जो कांग्रेस ने चुनाव घोषणा पत्र जारी किया था, वो पूरा घोषणा पत्र भी ठीक से जनता के सामने आ नहीं पाया। तो क्या लगता है कि कांग्रेस की जो गारंटियाँ हैं वो फेल होती नज़र आ रही हैं? देखिए, कांग्रेस की गारंटी फेल तो नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने अगर आज इतनी टक्कर देने की स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे वो गारंटी का ही परिणाम था। अगर गारंटी जैसी चीज़ नहीं होती और कुछ ग्राउंड पे करके नहीं दिखाया होता, तो हमें और आपको दोनों को पता है कि कांग्रेस के जो एमएलए हैं, ख़ासतौर से जो उन्हें इंडिपेंडेंट और सबकी सपोर्ट लेनी पड़ी थी जब सरकार अस्थिर होने लग गई थी सचिन पायलट के विद्रोह के बाद,
तो उस हालत में जो गारंटी है उन्हीं ने एंटी इनकम्बेंसी एमएलए की, जो एमएलए जैसा कहा जाता था कि एमएलए एक क्षेत्र का चीफ मिनिस्टर बन गया है और जो उन पे आरोप लगे, उस हालत में और बुरी हालत हो सकती थी। ये गारंटीज़ ही हैं जिनकी वजह से शायद यहाँ तक बच के पार्टी पहुँची। और आप देखिए गारंटीज़ का, या जिन्हें आप फ्रीबीज़ कहो या लोक कल्याणकारी नीति कहें, तीनों राज्यों में जहाँ कल्याणकारी, तीनों चारों राज्यों में कल्याणकारी योजना है, वहाँ पे जो पार्टी ने इसको सपोर्ट किया है वो अच्छा काम कर रही है। तेलंगाना में चाहे पिछड़ रही है बीआरएस, लेकिन फिर भी वो मजबूती से लड़ रही है। मध्य प्रदेश में लास्ट मिनट पे सारे सर्वे बोल रहे थे कि बीजेपी पिछड़ सकती है। लास्ट मिनट पे जो लाडली बहना की तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो स्कीम्स चलाई, उनका कुछ परिणाम नज़र आ रहा है। राजस्थान में कांग्रेस लड़ाई में नज़र आ रही है, तो इसकी वजह से आ रही है। छत्तीसगढ़ में कल्याणकारी योजनाओं का पहले से ही वो दोनों पार्टी इस मामले में बड़ी एग्रेसिव रही हैं, तो वहाँ लड़ाई फिर क्लोज नज़र आ रही है। तो आप मान के चलिए भारतीय राजनीति में कल्याणकारी योजनाएं एग्रेसिव आने का दौर शुरू हो चुका है। अच्छा, जैसे कि हमारे सामने जो नतीजे आ रहे हैं, इसमें अगर जो बताया जा रहा था कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में मतभेद हैं, या वो सचिन पायलट उनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, जैसा कि बीजेपी भी प्रचारित कर रही थी कि ये आपस में लड़ते रहें, तो क्या इस आपसी लड़ाई का कुछ असर इन चुनाव रुझानों पर दिखाई दे रहा है? देखिए अभी बहुत ज़्यादा हमें पूर्वी राजस्थान के रिजल्ट्स के बारे में पता नहीं लग रहा, लेकिन आप मान के चलिए इसका परिणाम निश्चित तौर पे कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इसमें कोई, हम ये हो सकता है वो कितने प्रतिशत हो कि बाद में सचिन पायलट ने कोशिश भी की सब चीज़ें ठीक करने की, लेकिन परिणाम कुछ नुकसान तो निश्चित तौर पे नज़र आता है। अभी ईस्टर्न राजस्थान के हमारे सामने बहुत सारे रिजल्ट हैं नहीं, अगर वो आ जाते तो हमें बिल्कुल साफ साफ पता लग जाता है कि खासतौर से गुर्जर्स जो हैं उन्हें कांग्रेस से एक दुराव महसूस हुआ। अच्छा, एक सवाल और ये आता है कि अशोक गहलोत का ये तीसरा कार्यकाल है। पिछले 2 कार्यकालों पे हम नज़र डालें तो हर कार्यकाल में वो एक से एक बढ़ के कल्याणकारी योजनाएं देते हैं, बड़ी अपनी इमेज बिल्डिंग करते हैं, बहुत सारे जनहित के फैसले करते हैं, लेकिन जनहित के फैसले और कल्याणकारी योजना देने के बावजूद चुनाव के नतीजों में वो पिछड़ जाते हैं। जैसे कि आज के रुझानों में भी जो है वो हमें पिछड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसका के क्या मायने, क्या है उनकी विकास योजनाएं लोगों को प्रभावित नहीं कर पाती हैं, या विकास योजनाओं का चुनाव में कोई महत्व नहीं रह गया है, क्या मतलब इससे एस्टेब्लिश होता है? देखिए राजस्थान का हमें थोड़ा सा यहाँ की राजनीति बार बार बदलते हैं। अशोक गहलोत भी बहुत मजबूत नेता रहे हैं, वसुंधरा जी भी बहुत मजबूत नेता रही हैं, भैरू सिंह जी भी बहुत मजबूत नेता रहे हैं। जब से बदलाव का दौर राजस्थान में शुरू हुआ है तो कुछ ऐसा लगता है कि राजस्थान का जो सामाजिक संरचना है वो अभी जो राजनीति से उसका तालमेल या राजनीति से जो अपेक्षाएं होती हैं उनके बीच का कोई ये खेल है। और उस खेल की वजह से ये होता है कि कोई वर्ग किसी बार आपके साथ होता है और वो पूरा वर्ग आपसे नाराज़ हो जाता है। इसकी वजह से ये बदलाव होते हैं। तो वो गहलोत साहब ने इस बार उसको लिमिट करने की कोशिश की है, ये 2 कल्याणकारी योजनाएं लाके, नहीं तो बहुत बुरी हालत होती थी। जब भी हारते थे तो मतलब बीजेपी बहुत ज़ोर से जीतती थी। अब उसके गहलोत साहब के रोकने का भी वजह हो सकती है, बीजेपी के वसुंधरा जी को ना चुनना भी एक रीज़न हो सकता है। वो दोनों कारण हो सकते हैं। बीजेपी की सेंट्रल जो 10 साल की सरकार है उसकी सो कॉल्ड एंटी इनकम्बेंसी वो भी हो सकती है। तो अब लड़ाई जो है वो बड़ी बराबर की है। और आप मान के चलिए कि जो सरकार, अगर मान लो बीजेपी की सरकार बनती है तो बीजेपी की सरकार के ऊपर बहुत दबाव होगा, क्योंकि मजबूत विपक्ष होगा और मजबूत एजेंडा होगा। जो कल्याणकारी योजना है, या तो आप उनको करके दिखाना पड़ेगा, आप उनसे पीछे हटने की कोशिश करेंगे तो आपके ऊपर बहुत मजबूत विपक्ष है जो आपको रोकेगा। तो अब उस हालत में जो बीजेपी की सरकार है उसे भी लगभग इसी प्लान पर चलना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल ये कि चुनाव नतीजे आने से पहले या मतगणना शुरू होने से पहले बीजेपी के लोग जो हैं वो बहुत ही आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे। बीजेपी कार्यालय पर रात को ही जश्न की तैयारियां हो चुकी हैं, बड़ी एलईडी स्क्रीन लगा दी गई है वहाँ पे चुनाव नतीजे देखने के लिए। यहाँ तक कि कई लोगों को शाम को जीत का जश्न मनाने के लिए भी आमंत्रित कर लिया गया है। तो क्या लगता है आपको कि रुझान आने से पहले, ईवीएम खुलने से पहले इतना आत्मविश्वास उनके अंदर है, जबकि कांग्रेस में ऐसा ज़्यादा नहीं देखा गया है? तो आपको क्या लगता है इसके क्या मायने? देखिए निश्चित तौर पे इसमें यही अनुमान लगा रहा है कि बीजेपी ने अपनी सारी कैलकुलेशन में ये समझ लिया है कि कोई भी हालत हो हमारी सरकार बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर कम भी संख्या होती है तो आप, क्योंकि आपके पास गवर्नर भी हैं और ये तो नज़र ही आ रहा है कि कुछ भी हो
कुछ सीट बीजेपी के ज़्यादा आएंगी, चाहे हो सकता है वो मान लो बहुत क्लोज हो, तो उस हालत में पहला निमंत्रण तो गवर्नर देंगे उनको, और उनको पहला निमंत्रण देंगे तो इसका मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट और उनसे समर्थन जुटाने की प्रक्रिया में बीजेपी की एडवांटेज हो जाती है, और जो पहले बना जाता है जिसको वो मिल जाता है, तो उस वो संकेत उनको निश्चित तौर पे मिल रहे हैं, और रिजल्ट से कुछ कुछ बीच में नज़र भी आ रहा है। ये बात अलग है कि कोई बड़ी उलटफेर हो जाए, तो इसलिए सेलिब्रेशन की तैयारी में कोई बुराई नहीं है, वो सेलिब्रेशन का वो मौका है उनके सामने, ढूंढ सकते हैं उसे। तो अब तक के जो रुझान सामने आए हैं, उन रुझानों के अनुसार हम देखें तो राज बदलता हुआ नज़र आ रहा है, रिवाज नहीं बदल रहा है। आप हमारे चुनाव परिणामों का विश्लेषण देखते रहिए, हम समय समय पर लगातार ये विश्लेषण लेकर के आपके सामने आते रहेंगे। सबसे सटीक चुनाव नतीजे देखने के लिए, जानने के लिए आप लॉगिन करें हमारी वेबसाइट www.खासखबर.com, और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।